Hello students, I am Divya Kashyap from Success CD's Education. I am here as a science expert. Today we are going to take a topic from science of class 10th. Chapter 8, that is reproduction, in which we are going to study that how do organisms reproduce. कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, आप इस इमेज को देख पा रहे हैं और आप इजिली बता सकते हैं कि दिस लेडी इज अ मदर, राइट, हु इज होल्डिंग अ चाइल्ड. तो इस चैप्टर के अंदर हम एक ये बेसिक सा फिनोमिना लेना चाह रहे हैं कि किस तरह से बेबीज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, क्या एक्ट होता है, क्या एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ह्यूमंस में कैसे होती है. सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखने में हमें सुनने में बहुत सिंपल लगता है, बट एक्चुअली इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर. इट्स नॉट दैट टफ, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. Topics to be covered in this chapter are introduction, types of reproduction, sexual reproduction in flowering plants, sexual reproduction in humans, male and female reproductive system, population control, sexually transmitted diseases, asexual reproduction and its methods. तो हम एक बेसिक इंट्रो से स्टार्ट करते हैं. पहले, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज एन अडल्ट डॉग. ठीक है, इस फिगर में ये आप बता सकते हो कि ये एक अडल्ट डॉग है. और ये जो आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल पपीज, मतलब दे आर बेबीज टू दिस अडल्ट डॉग. तो इसका मतलब इस अडल्ट डॉग के बच्चे हैं ये. ठीक है, तो इसी को हम क्या बुलाते हैं? रिप्रोडक्शन. दिस इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन. मतलब इस अडल्ट डॉग ने रिप्रोड्यूस किए हैं ये बेबीज, ये पपीज. ठीक है, ये रिप्रोडक्शन सिर्फ एनिमल्स में नहीं होती है, इट इज ऑलवेज टेक प्लेस इन ऑल लिविंग बींग्स, वेदर इट इज एनिमल्स और इट इज प्लांट्स. लेकिन होने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम. तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन को हम एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस. सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस. कि जो हम ये यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, इस एक्ट को हम क्या बुलाते हैं? रिप्रोडक्शन. जैसे कि आपने ये डॉग की बेबीज देखे हैं यहाँ. सो दिस इज ड्यू टू द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. अब दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, मतलब दो तरह से यंग वंस प्रोड्यूस हो सकते हैं. उसके दो मेथड्स हैं, वन इज एसेक्सुअल, अदर इज सेक्सुअल. तो ये दो बेसिक मेथड्स है रिप्रोडक्शन के कि किस तरह से यंग वंस कैन बी प्रोड्यूस्ड. तो देखते हैं हम इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बाय पेरेंटल है, मतलब इसके अंदर टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है. टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन मदर वन फादर. लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये यूनिपेरेंटल है. दैट मीन्स ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है हम आगे काफी डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ एक बेसिक सी आउटलाइन देख रहे हैं कि दो रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स, जैसे कि हमने बात की मदर और फादर. मदर और फादर, जैसे मदर क्या प्रोड्यूस करती है? एग्स. और फादर क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स. तो एग और स्पर्म के मिलने को हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन. अब क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो दोनों पेरेंट्स के ये जो हम कह सकते हैं गिमीट सेल है, या आप कह सकते हो एग और स्पर्म है, ये फ्यूज करेंगे आपस में.
इस फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन एसेक्सुअल में जैसे कि आपने पढ़ा सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इसलिए कोई फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होती। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उनमें कुछ करेक्टर्स पेरेंट्स के होते हैं और कुछ ब्लेंड होकर नए करेक्टर्स आते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल क्लोन्स होते हैं पेरेंट के। मतलब आप पहचान नहीं पाते कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा यंग वन, मतलब वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। आप एक तरह से कह सकते हो जैसे फोटोस्टेट कॉपीज होती है ना, एग्जैक्टली सेम, वैसे ही यंग वंस बिल्कुल क्लोन्स होते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं पेरेंट की। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू कैरेक्टर्स आते हैं तो इट लीड्स टू एवोल्यूशन, मतलब नए नए कैरेक्टर्स का आना और फिर अच्छे कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट होते जाना और नई स्पीशीज बन जाना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू एवोल्यूशन। लेकिन एसेक्सुअल में क्योंकि कुछ नया कैरेक्टर ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही यंग वन बन रहा है, तो इट डज नॉट लीड टू एवोल्यूशन। एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन ह्यूमंस, asexual reproduction is seen in many organisms like amoeba। तो ये इनका एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह से होती है और ये हम कौन से प्लांट्स में पढ़ेंगे? फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनको हम एक और टर्म से एड्रेस करते हैं एंजियोस्पर्म्स। जिन प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? एंजियोस्पर्म्स। प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंजियोस्पर्म्स में वो क्या है? फ्लावर। इन प्लांट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर। तो पहले हम फ्लावर देखते हैं कि फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसको पढ़ने के टाइम आप अपने ध्यान में रोज फ्लावर को ध्यान में रखिए, उसके अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स को आप पढ़िए, आपको इजी रहेगा, क्योंकि रोज एक ऐसा फ्लावर है जो हर कोई फैमिलियर है उससे। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे कि आपने एक फ्लावर ली तो फ्लावर की जो स्टॉक होगी, ये जो डंडी होगी नीचे की, इसको हम क्या बुलाते हैं? पेडिसिल। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज पेडिसिल? इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर। आपको ये जो इसके बेसिक लेबलिंग है इससे फैमिलियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में पढ़ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर ये जो पोर्शन है, ये जो बल्ज पोर्शन है, इसको हम क्या बुलाते हैं? रिसेप्टिकल। क्या बुलाते हैं हम इसको? रिसेप्टिकल। अब आपने देखा होगा कि फ्लावर के रिसेप्टिकल के ऊपर, इस रिसेप्टिकल को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, थैलेमस। इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो थैलेमस। इसके ऊपर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं इस तरीके से, है ना। इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं सेपल्स। दीज ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स। और उस पे ब्राइटली कलर्ड ये जो आपको पिंक वाली दिख रही है, दीज आर पेटल्स। दीज आर पेटल्स। अब इसके अंदर हमारे पास एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है, जो कि ये पूरा ऑरेंज वाला आप देख रहे हो, ये वाला, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये जो आप देख रहे हो, जो ये आपको स्टॉक टाइप और येलो आगे लोब सी दिख रही है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए हम इनको इस तरीके से पढ़ते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम मैं भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। लेट्स से दिस इज स्टॉक, दिस स्टॉक इज पेडिसिल। ये जो बल्ज पोर्शन है, दिस इज थैलेमस। दिस इज थैलेमस। इस पे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर सेपल्स। इस पे ब्राइटली कलर्ड, ये क्या है हमारे पास? पेटल्स। इसके अंदर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और यहीं पे आपके पास इस तरीके से दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अभी हम इनको मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव को अभी इसकी लेबलिंग नहीं पढ़ेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो क्लियर है आपको? जितने भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन सबको मिलाकर, मतलब मींस कलेक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हम एक टर्म यूज करते हैं गाइनोशियम। वी कॉल इट एज गाइनोशियम। और जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इनको हम कलेक्टिवली एक टर्म से एड्रेस करते हैं, एंड्रोशियम। तो इसका मतलब जो फ्लावर है उसमें पेडिसिल है,
थैलेमस है जिसको आप रिसेप्टिकल भी बुलाते हो, ग्रीन कलर्ड सेपल्स, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का कलेक्टिवली आप क्या बुलाते हो? गाइनोशियम। सारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कलेक्टिवली आप बुलाते हो एंड्रोशियम। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखें तो हमें इस तरीके का दिखता है ये, ठीक है। मैं भी आपको एक फिगर बना के दिखाती हूँ, थोड़ा और इजी हो जाएगा आपको। इस तरीके से हमें ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विजिबल होता है, जिसमें हम ये ऊपर वाली पोर्शन को क्या बुलाते हैं? स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, ये दिस इज स्टाइल। दिस इज स्टाइल। ये जो राउंड पोर्शन है, दिस इज ओवरी। ये राउंड पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं? ओवरी। इसके अंदर क्या होता है? इस तरीके से हमारे पास एक टिश्यू होता है जो कि न्यूट्रिशन देता है, इसको हम बुलाते हैं प्लेसेंटा, न्यूट्रिटिव टिश्यू। और इसके साथ लगे होते हैं हमारे पास ओव्यूल्स। दीज आर ओव्यूल्स। तो इस तरह से हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एक बार इस फिगर में भी देखिए आप, स्टिग्मा अपर पोर्शन, ये ट्यूबुलर पोर्शन जो आपने बनाया दिस इज स्टाइल, ये पूरा जो ये सैक बनाया दिस इज ओवरी, ठीक है। और इसके अंदर ओव्यूल्स। ये जो आपको लोक्यूल दे रखा है इसको आप हायर क्लास में हम देखेंगे। अभी के लिए आप इसको जानिए कि यहाँ पे हमारे पास प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा के साथ लगे होते हैं टाइनी ओव्यूल्स। बहुत सारे ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस तरीके से होता है? इसके अंदर ये ऐसी स्टॉक होती है, ये जो आपको स्टॉक दिख रही है दिस इज फिलामेंट। दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर या ये जो लोब दिख रही है आपको दिस इज एंथर। ये एक्चुअली लोब इस तरीके से होती है, मैं आपको फिगर बना के दिखाती हूँ। दिस इज फिलामेंट, दिस इज एंथर लोब, और इसके अंदर होते हैं ये पोलन ग्रेन्स। तो आप इसको बुला सकते हो दिस इज एंथर लोब, और इसके अंदर ये क्या है? दीज आर पोलन ग्रेन्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बुला सकते हैं? स्टेमन। क्या बुला सकते हैं हम? स्टेमन। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बुला सकते हैं पिस्टल। एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं, दैट इज पिस्टल। जो गाइनोशियम है वो सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कलेक्टिवली बोला गया है। मतलब जैसे ये एक पिस्टल है, ऐसे अगर 2-3 पिस्टल्स हो सबको कलेक्टिवली आप गाइनोशियम बोल देते हो। ऐसे ही कलेक्टिवली बहुत सारे स्टेमन्स को आप एंड्रोशियम बोल देते हो, पर सिंगल हम इसको पिस्टल और इसको स्टेमन बुला सकते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो अभी हमने ऐसे बनाया था, जिसमें ये आपके पास स्टिग्मा था, ये स्टाइल थी, और इसमें आपके पास प्लेसेंटा था, और इसके साथ लगे हुए थे ये टाइनी ओव्यूल्स। अगर आप इन ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, एक ये राउंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ो, तो ये आपको इस तरीके से दिखता है जैसे कि ये फिगर में आप देख पा रहे हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन ओव्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन ओव्यूल, ठीक है। तो ये इस ओव्यूल का ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे पास क्या है? इसके अंदर एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने डिटेल में दिखाने के लिए इसका मैग्निफाइड व्यू भी है हमारे पास, ठीक है। ये जो सैक है इसको हमने क्या बुलाया? दिस इज एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या बुलाते हैं? एम्ब्रियो सैक। तो इसका मतलब ये चीज जो ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन है, ये क्या है हमारे पास? एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्स ऊपर की तरफ हमें दिखते हैं और 3 ही सेल्स हमें नीचे की तरफ दिखते हैं। मैं आपको अपने हैंड से भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे ये एम्ब्रियो सैक है, 3 सेल्स ऊपर दिखते हैं आपको और 3 सेल्स इसमें नीचे दिखते हैं। ये बीच में हमने इनके न्यूक्लियस बना दिया। ये जो 3 सेल्स ऊपर की तरफ है और ये जो 3 सेल्स नीचे की तरफ है, तो इन सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? तीनों सेल्स को एंटीपोडल सेल्स। इन तीनों सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? एंटीपोडल सेल्स। ये एक्चुअली इसका आप कह सकते हो इसको उल्टा करके व्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए एंटीपोडल आपको नीचे दिख रहे हैं इस पे। आप इसी तरीके से करिएगा कि ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स और नीचे की तरफ ये जो 2 सेल्स हैं इनको हम बुलाते हैं सिनर्जिड्स, और इसके ऊपर ये जो एक सेल है दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। इसके बीच में हमारे पास यहाँ पे 2 सेल्स फ्यूज होते हैं इस तरीके से, इसको हम बुलाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। मतलब सेंटर में 2 सेल्स फ्यूज्ड है आपस में, जैसे आपको ये अलग अलग दिखा रखे हैं। इट इज बेटर टू
ड्रॉ लाइक दिस, 2 cells फ्यूज टुगेदर, जिनको हम क्या बुलाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास पूरा एम्ब्रियो सैक है। आप समझ गए ना, 3 सेल्स ऊपर एंटीपोडल, नीचे वाले 3 सेल्स में नीचे वाले 2 सिनर्जेट्स, ऊपर वाला एक एक्सेल, और सेंटर के अंदर 2 सेल्स फ्यूज, जिसको हमने क्या बुलाया, पोलर न्यूक्लियाई। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक लेयर है जो इसको सराउंड कर रही है, इस तरीके से एक लेयर है जो इसको इस तरीके से सराउंड कर रही है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। इस लेयर को हमने क्या बुलाया, न्यूसेलस। न्यूसेलस के ऊपर भी एक लेयर है यहाँ पे जो इसकी आउटर कवरिंग बना रही है। दिस इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। इट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट। और ये जो स्टॉक है जो आप देख रहे हो कि इंटेग्यूमेंट जब खत्म हो रहा है, इस स्टॉक को हम क्या बुलाते हैं, फ्यूनिकल। दिस इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल। तो ये हमारे पास लेबलिंग है इसकी। आप समझ गए ना कि आपके पास बीच में एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स एंटीपोडल, नीचे वाले 2 सिनर्जेट्स, एक्सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर की लेयर न्यूसेलस, उसके आउटर कवरिंग इंटेग्यूमेंट, और ये स्टॉक को क्या बोला, फ्यूनिकल। अब आपने देखा कि ये जो हमने न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट बनाई है कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसमें एक जगह है जहां पे ये एब्सेंट है। इस पॉइंट को हम बुलाते हैं माइक्रोपाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बताऊंगी आपको कि जो माइक्रोपाइल है इसको आप याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज एक्चुअली अ पार्ट फ्रॉम वेयर द पोलन ट्यूब इज गोइंग टू एंटर। तो माइक्रोपाइल एक ऐसा पार्ट है जहां पे एक पॉइंट एम्ब्रियो सैक पे, जैसे आपने सैक बनाया, ये आपके पास न्यूसेलस हो गई, ये आपके पास इंटेग्यूमेंट, तो ये पॉइंट पे ये चीजें एब्सेंट है। दिस इज माइक्रोपाइल। So this is the structure of ovule, that is जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से सेल प्रोड्यूस हुआ है, which is going to get fertilized, जिसने स्पर्म के साथ, आप जैसे ह्यूमंस में स्पर्म होता है और ह्यूमंस के अंदर एग होता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर एग को हम ओव्यूल, और जो हमारे पास आप कह सकते हो जो मेल की तरह काम करेगा, दैट इज पोलन ग्रेन। So this is a structure of ovule which is produced in the ovary or which is a part of female reproductive part. अब हमारे पास है पोलन ग्रेन। जैसे कि आपने पढ़ा था अभी कि ये हमारे पास फिलामेंट था, ये एंथर लोब थी, और इसके अंदर ये क्या थे, हमारे पास पोलन्स। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि पोलन जो है, इनका स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है। तो पोलन ग्रेन इस तरह से दिखते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। बाहर की तरफ आप स्पाइन जैसी लेयर देख रहे हो इसकी, इस आउटर स्पाइनी लेयर को हम क्या बुलाते हैं, एक्साइन। और ये जो अंदर की तरफ लेयर आपको दिख रही है जो कि हॉर्नी नहीं है, उसको हम बुलाते हैं इंटाइन। एक्चुअली ये जो एक्साइन है, इसमें ये स्पाइक्स आप इसलिए देख पा रहे हो, ये आप कह सकते हो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स, इसलिए ताकि पोलन को कोई बर्ड्स या कोई ऑर्गेनिजम्स इसको हार्म ना कर सके। ठीक है, तो इसलिए जो एक्साइन है वो आउटर लेयर हॉर्नी बनाई हुई है इसकी। अब अदरवाइज पोलन ग्रेन आप देखो तो बाहर आपकी ये एक्साइन हो गई, ठीक है, अंदर वाली लेयर अभी हम बता ही चुके हैं, एंटाइन हो गई। इसके अंदर ये जो लिक्विड है, दिस इज साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर आपको दिखते हैं एक ट्यूब सेल, एक बड़ा सा सेल जिसको हम ट्यूब सेल, और 2 हमारे पास होते हैं मेल गेमीट्स। 2 क्या होते हैं हमारे पास, मेल गेमीट्स। तो एक जो फुली फॉर्म्ड पोलन ग्रेन होता है, उसके अंदर एक्साइन होती है, आउटर लेयर इंटाइन, साइटोप्लाज्म, एक ट्यूब सेल और 2 मेल गेमीट्स। तो ये एक फुली फॉर्म्ड मेच्योर पोलन ग्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो अब समझ गए ना कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एंथर लोब में। और एंथर लोब किसका पार्ट है, स्टेमन का, मतलब जिसको आप कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप एंड्रोशियम से भी एड्रेस कर सकते हो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता कैसे है, अब आप पूरा स्ट्रक्चर जान चुके हो, तो अब हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। अब जैसे कि आपने देखा ओव्यूल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में डेवलप्ड है और उसका क्या स्ट्रक्चर है, ऐसी पोलन ग्रेन आपने देखा कि एंथर लोब में किस तरीके से डेवलप्ड है। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये इस तरीके से डेवलप्ड होते हैं, इनके सेल्स, ओव्यूल और जो हमने पोलन ग्रेन पढ़ा। अब जब ये डेवलप हो जाएंगे तो इनमें क्या होगी, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। मतलब
जैसे कि ये आपके पास स्टेमन है, स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंच जाने को आप क्या बुलाते हो? पॉलिनेशन। दिस पॉलिनेशन कैन बी सेल्फ पॉलिनेशन, मींस कि जो पोलन है जो एंथर से स्टिग्मा पे गया है वो सेम फ्लावर का भी हो सकता है। इट कैन बी क्रॉस ऑल्सो। क्रॉस मतलब एक फ्लावर का जो पोलन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, चाहे वो सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं या वो डिफरेंट प्लांट से बिलोंग करते हैं। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसके अंदर हमें कुछ एजेंसीज का यूज करना पड़ता है। मतलब उसके अंदर नेचुरली क्या यूज होती है? कुछ एजेंसीज, क्योंकि कोई तो तरीका होगा कि पोलन स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे तो किसी एजेंसी के थ्रू तो फ्लो करेंगे ना। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? इट कैन बी थ्रू विंड, इट कैन बी थ्रू वाटर, इट कैन बी थ्रू बर्ड्स और इट कैन बी थ्रू इंसेक्ट्स। तो किसी भी एजेंसी से क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है। मतलब transfer of pollen grain from anther to stigma of flower can take place through any agency, whether it is self or cross pollination. अब किसी भी तरीके से जो पोलन ग्रेन है, चाहे विंड चाहे वाटर, किसी भी थ्रू आप कह सकते हो जो पोलन है वो स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पे डिपॉजिट हो जाता है। सो थ्रू एनी एजेंसी पोलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। तो जब ये यहाँ पे डिपॉजिट होता है तो स्टिग्मा पे कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये उन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। इट एब्जॉर्ब्स दोज न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? इसकी जो एक्साइन है, इसकी जो एक्साइन है वो रप्चर हो जाती है। क्योंकि जो एक्साइन आपने पढ़ा था अभी हॉर्नी लेयर थी, ऐसे ही पढ़ा ना हमने कि जो एक्साइन थी ये हॉर्नी लेयर थी, ये कोई फ्लेक्सिबल लेयर तो है नहीं, तो ये टूट जाती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने से जब ये स्वेल अप होता है तो ये टूट जाती है एक जगह से एक्साइन। यही लिखा है आप इसमें, थ्रू एनी एजेंसी पोलन इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ऑन स्टिग्मा इट एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एंड इट स्वेल्स अप, जिसके कारण इसकी एक्साइन रप्चर हो जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, एक्साइन टूटी हुई है और जो इंटाइन है अंदर वाली लेयर वो प्रोट्रूड करने लगती है टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब। जैसे एक्साइन वहां से टूट गई, ठीक है, और ये जो आपके पास इसके अंदर ट्यूब सेल और दो मेल गेमीट है वो इसी तरीके से प्रेजेंट है। इंटाइन ऐसे प्रोट्रूड होने लगती है और धीरे धीरे ये लॉन्ग होती जाती है और फाइनली आप देख रहे हो कितनी बड़ी ट्यूब बन गई है और इसको हम क्या बुलाते हैं? पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास पोलन ग्रेन था, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज पोलन ग्रेन। इसके अंदर मेल गेमीट्स और ट्यूब सेल थे। अब इसने जब ये जो इसमें जनरेटिव न्यूक्लियस है, इट इज गोइंग टू डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गेमीट्स, तो आप सीधा मेल गेमीट्स भी लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो एक्साइन इसकी टूट गई, इंटाइन प्रोट्रूड होती गई और एक लॉन्ग ट्यूब बन गई जिसको हमने क्या बोला? पोलन ट्यूब। तो जिसमें जो पोलन ग्रेन के कंटेंट्स थे, मतलब साइटोप्लाज्म, जो आपका ट्यूब सेल या ट्यूब न्यूक्लियस कुछ भी बुला सकते हो, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बोलो, चाहे आप 2 मेल गेमीट्स बोलो, वो सब उसके टिप पे फ्लो कर जाते हैं। तो इस तरह से पोलन ट्यूब बन जाती है। अब ये पोलन ट्यूब डे बाय डे ग्रो करती रहती है, जैसे कि आप देख रहे हो इस फिगर में, ये ग्रो कर रही है, ये ग्रो करती रहती है और फाइनली एक दिन ये माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर हो जाती है। सो दिस पोलन ट्यूब ग्रोज डे बाय डे एंड फाइनली एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू माइक्रोपाइल। और जब ये यहां से एंटर होती है तो ये अपने सारे कंटेंट्स इसमें डाल देती है, जो कि क्या थे कंटेंट्स पोलन ट्यूब के? 2 मेल गेमीट, ट्यूब सेल और साथ में साइटोप्लाज्म। सो दिस ऑल थिंग्स विच आर इन पोलन ट्यूब, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, स्टिग्मा है, यहां से पोलन ट्यूब बनी, इसमें ये मेल गेमीट्स है, ट्यूब सेल है, ये ग्रो होती रही और ये आपके पास ओव्यूल है, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक में ये माइक्रोपाइल से एंटर हो जाती है और अपने सारे कंटेंट्स इसके अंदर डाल देती है। इस फिगर में और क्लियर विजिबल है, आप देखिए पोलन ट्यूब कैसे ग्रो होती गई और फाइनली आप देख पा रहे हो कि कैसे ये एम्ब्रियो सैक में एंटर हो रही है और एंटर होने पे ये अपने कंटेंट्स इसके अंदर रिलीज कर रही है। वो कंटेंट्स क्या है? 2 मेल गेमीट्स है ना, और ट्यूब सेल और साथ में साइटोप्लाज्म। So this is released in the embryo sac. अब जब इसके अंदर वो चीजें रिलीज हो जाएंगी तो क्या होगा? जो एक मेल गेमीट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा
और फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, ऐसे ही आपको दे रखा है कि एक मेल गेमीट ने एग सेल के साथ फ्यूज किया और उसने क्या बनाया, जाइगोट। ठीक है, इस फ्यूजन को आपने क्या बुलाते हो, फर्टिलाइजेशन ही हुई ना। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का मिलना। तो इसमें जो मेल गेमीट है और एग सेल हमारा फीमेल गेमीट हो गया, इनके मिलने से क्या बनता है, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का हमेशा जो पहला सेल होता है, चाहे ह्यूमंस में चाहे प्लांट्स कहीं पे भी हो, दैट इज ऑलवेज जाइगोट, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो। तो एक आपके पास ये मेल गेमीट हो गया, एक फीमेल गेमीट, जो कि ये दोनों फ्यूज हो गए, तो दिस इज जाइगोट। जो ये फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के अंदर होती है, इसको हम एक स्पेशल नेम से बुलाते हैं सिनगैमी। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, व्हाट इज सिनगैमी, तो आप ये बताओगे सिनगैमी इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गेमीट विद एग सेल इन एंजियोस्पर्म्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। अब आप देखिए, जो मेल गेमीट था इसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो इसको हमने बुलाया कि ये हेप्लॉइड था। हमने डिस्कस किया था कि जो मेल गेमीट्स होते हैं उनके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि जितने हमारे सेक्स सेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स तो नहीं होते जैसे कि हमारे नॉर्मली पूरी बॉडी में होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हम अगर अपनी बात करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स, मतलब 23 पेयर्स इक्वल टू 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे अंदर। लेकिन हमारे जो सारे बॉडी सेल्स हैं उनमें तो 46 है, लेकिन जो हमारे भी सेक्स सेल्स हैं जो कि स्पर्म और एग, उसमें 46 ना होकर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर नहीं, ओनली 23। तो जिसके अंदर आधा सेट होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, हेप्लॉइड। जिसके अंदर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उनको हम बुलाते हैं डिप्लॉइड। सिमिलरली इन प्लांट्स, जो मेल गेमीट है उसके अंदर भी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम तो होगा नहीं, हाफ सेट होगा, क्योंकि वो हमेशा जितने भी हमारे ये जो मेल गेमीट फीमेल गेमीट होते हैं इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम के नंबर से। तो ये हाफ होंगे, इसमें भी हाफ होंगे, तभी जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड। हाफ सेट इधर से हाफ सेट इधर मिलके ये डबल सेट हो जाएगा, तो जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड। अब अगर जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए, इफ जाइगोट इज फुली फॉर्म्ड, सक्सेसफुली फॉर्म्ड, क्योंकि हर रिप्रोडक्शन से, आप कह सकते हो हर फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट ये नहीं होता कि जाइगोट बनेगा ही बनेगा, बट अगर आपका जाइगोट सक्सेसफुली फॉर्म हो गया, तब क्या होता है कि जो दूसरा मेल गेमीट है, जो आपने सेकेंड मेल गेमीट पढ़ा, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई याद है ना आपको, एम्ब्रियो सैक में हमने 3 सेल्स इधर बनाए थे, 3 इधर, और बीच में हमारे पास 2 फ्यूज सेल्स थे जिनको हमने पोलर न्यूक्लियाई बोला था। तो एग सेल के साथ तो एक मेल गेमीट ने फ्यूज कर लिया, तो जो दूसरा मेल गेमीट है वो इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। तो ये भी एक तरह की फर्टिलाइजेशन ही हुई प्लांट्स के अंदर। अब ये जो मेल गेमीट है ये भी हेप्लॉइड है, लेकिन पोलर न्यूक्लियाई 2 सेल से बना हुआ है, तो हेप्लॉइड, तो ये क्या है, डिप्लॉइड। 2 सेट और 1 सेट क्रोमोसोम का, तो मैं क्या बन गए, 3 सेट। तो एंडोस्पर्म के अंदर जो हमारे पास क्रोमोसोम के सेट है वो क्या है, 3, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या है, अब जैसे जाइगोट तो बन गया आपको, ऑब्वियसली जाइगोट तो आगे ग्रो करेगा और नया प्लांट बनाएगा, तो ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, ये एंडोस्पर्म का काम है, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जाइगोट। मतलब एंडोस्पर्म का फेट ये रहेगा कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जाइगोट, और जाइगोट एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले लेकर इट विल टर्न इनटू एम्ब्रियो विच विल फाइनली फॉर्म अ रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज सीड। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज सीड। और सीड क्या करती है, फेवरेबल कंडीशंस में जब आप इसको न्यूट्रिएंट्स, एयर, वाटर, इसको सब कुछ मिलेगा, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ प्लांट, अ फुली ग्रोन प्लांट, जो कि पहले छोटे साइज का सीडलिंग होगा और फिर एक फुली ग्रोन प्लांट बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम कुछ और टर्म्स यूज करेंगे, देखते हैं। इसके अंदर हमने देखा एक फ्यूजन हुई जिसके अंदर मेल गेमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया और उसके रिजल्ट में क्या बना, एंडोस्पर्म। तो उस फ्यूजन को हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्यों, क्योंकि इसमें 3 सेल्स ने फ्यूज किया, एक तो मेल गेमीट हो गया, और पोलर न्यूक्लियाई कितने सेल्स से बना था, 2 सेल्स से, तो टोटल कितने सेल्स हो गए, 3।
तो 3 सेल्स के फ्यूज करने को जिसका रिजल्ट था एंडोस्पर्म, उसको हम क्या बुलाते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। और एंडोस्पर्म को आपको लिखना है कि इट इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। अब क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है इसके अंदर, एक एग सेल की एक मेल गेमीट के साथ जाइगोट बनने के लिए, और दूसरी ये जो हमने पढ़ी मेल गेमीट की पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंडोस्पर्म बनने के लिए। अब क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन इसके अंदर हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। अब आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि इस तरह से प्लांट जो होता है, सीड जो सीडलिंग बनते हुए और किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बड़े साइज के प्लांट पे। Now we are going to start with sexual reproduction in humans. Humans की sexual reproduction पढ़ने से पहले हम कुछ terms हैं जिनके साथ आपको familiar करेंगे. See, we have 2 genders in us. One is male, other is female. Man is a male, as you can see, this is a man, and woman is a female, as you can see in the figure. ठीक है, तो हमारे पास 2 genders होते हैं, male and female, man and woman. अब ये जो man और woman है, ठीक है, जो हमारे पास man और woman है, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये जो इमेज हमने यूज किया, दिस इज man and this is woman. ठीक है, तो ये जो मैन और वुमेन है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मैन एंड दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ वुमेन. सो दीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज गोनाड्स. तो मतलब मैन और वुमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कॉल्ड एज गोनाड्स. अब ये जो गोनाड्स हैं, इनका काम क्या है? ये जो गोनाड्स हैं, ये आगे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सेल्स आगे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब फ्यूजन में. आप कह सकते हो कि जो हमने पढ़ा था अभी प्लांट्स के अंदर भी, कि मेल पार्ट जो मेल सेल है वो फीमेल सेल के साथ फ्यूज करता है, तो वो गोनाड्स नहीं करते एक्चुअल में. वो क्या करते हैं? गोनाड्स आगे एक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उनको हम क्या बुलाते हैं? गेमीट्स. दे आर कॉल्ड एज गेमीट्स. तो जो हमारे पास मेल गोनाड है, मेल गोनाड इज टेस्टिस. मेल गोनाड क्या है? टेस्टिस. और फीमेल गोनाड क्या है? ओवरीज. ये आगे प्रोड्यूस करते हैं गेमीट्स. टेस्टिस प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म विच इज अ मेल गेमीट. और जो हमारे पास फीमेल गोनाड है, ओवरीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल्स का, वो प्रोड्यूस करते हैं आगे गेमीट, फीमेल गेमीट, दैट इज एग, और वी कैन से ओवम. ठीक है, तो आप समझ गए कि जो मैन, और मैं यहाँ पे एक बार आपको लिखकर भी बता देती हूँ, हमारे पास मैन और वुमेन है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है. मैन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वुमेन का क्या है? ओवरीज. टेस्टिस आगे प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म, और ओवरीज आगे प्रोड्यूस करती हैं एग. तो ये इनके हो गए गेमीट. अब जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो कि इसके अंदर स्पर्म की अलग अलग, आप अगर हम डिटेल स्टडी करें तो ये स्पर्म के क्या पार्ट हैं? दिस इज अ टेल पोर्शन. हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने स्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेड, मिडल पीस एंड टेल. हेड किस तरीके से होता है, जिसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, और जो ये स्पर्म के आप कह सकते हो हेड पे ये जो पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम. जब ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा तो इसकी वॉल को तोड़ने के लिए एक्रोसोम का यूज होता है. एक्रोसोम एक एंजाइम रिलीज करता है, जिसके कारण ये जो एग है, इसकी जो वॉल है वो टूट जाती है और इनका न्यूक्लियस मिल पाता है आपस में. उसके बाद ये है मिडल पीस, जिसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है उसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, इट प्रोवाइड्स एनर्जी. और ये जो टेल है, टेल हमारे पास लैशिंग मूवमेंट्स शो करती है, जिसके कारण जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं, वो मूव कर पाते हैं. राइट, तो ये हमारे पास है गेमीट्स, मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. तो इसको हम एक सम अप कर लेते हैं फ्लो चार्ट में. मेल एंड फीमेल. मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल गोनाड इज टेस्टिस, female gonad is ovaries. Testes are going to produce gametes. Obviously, ovaries are also going to produce gamete. So the male gamete is sperm, female gamete is egg. Right? Now, this sperm and egg are going to fuse, and this fusion is called as fertilization. This fusion is called as fertilization.
So what is fertilization? It is fusion of sperm with egg, or we can say it is a fusion of male gamete with female gamete to form zygote. You may get the question that name the first cell formed after fertilization. So the first cell formed after fertilization is always zygote. Now we start with male reproductive system. तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. तो इसको हम पढ़ते हैं किस तरीके से. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल आप कह सकते हो गोनाड है, दैट इज टेस्टिस. दिस लाइट पिंक कलर पार्ट, द ओवल स्ट्रक्चर यू कैन सी इज टेस्टिस. ये जो टेस्टिस होती हैं, दे आर लोकेटेड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर. ये जो आप बाहर देख रहे हो येलो सा, दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर which encloses the testes. ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बुलाते हैं? स्क्रोटम. अब क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आ सकता है, ये टेस्टिस बॉडी के अंदर क्यों नहीं होती है, बॉडी के बाहर क्यों हैंग करती है इन द पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम? क्यों हैंग करती है? उसका रीजन है कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना. टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन. ठीक है. टेस्टिस को स्पर्म बनाने के लिए हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है. हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है? स्क्रोटम. तो स्क्रोटम एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसके कारण टेस्टिस स्पर्म बना पाते हैं. ठीक है. तो अब स्पर्म बन गए, और स्पर्म बनाने में जो हार्मोन हेल्प करता है, जो मेल सेक्स हार्मोन है विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इज टेस्टोस्टेरोन. दैट इज टेस्टोस्टेरोन. अब जो स्पर्म्स बनते रहते हैं, यहाँ पे आप ये कैप लाइक स्ट्रक्चर सा देख रहे हैं, दिस इज एपिडाइडमस. ये जो स्पर्म्स हैं वो टेम्पररी स्टोर्ड होते रहते हैं स्ट्रक्चर में, दैट इज एपिडाइडमस. तो एपिडाइडमस का काम है टू स्टोर स्पर्म टेम्पररली, टू स्टोर स्पर्म टेम्पररली. ठीक है. उसके बाद आप ये डक्ट देख रहे हैं जो यहां से निकल रही है, दिस डक्ट इज वास डिफरेंस. इस डक्ट को क्या बुलाया गया है? वास डिफरेंस. इस डक्ट का काम है इट कैरी स्पर्म्स. ये स्पर्म्स को लेकर जाती है. ठीक है. अब जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये लेकर जाती है, तो इसके यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. सो दीज आर ऑल ग्लैंड्स जो कि वास डिफरेंस में जो स्पर्म्स हैं उसके अंदर अपना सिक्रीशन डालते हैं. अब क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमारा फोकस सिर्फ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड पे रहेगा. ठीक है. तो जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, जो कि फिगर में आप देख पा रहे हो, वो इसके अंदर जो वास डिफरेंस के अंदर, जैसे ये वास डिफरेंस आ रही है आपके पास, लेट्स से हम ऐसे बना लेते हैं, ये ग्लैंड है. ठीक है. तो ये आपके पास यहाँ से स्पर्म्स आ रहे हैं वास डिफरेंस के अंदर. तो सेमिनल वेसिकल इसके अंदर अपना फ्लूइड डाल देती है, दैट इज कॉल्ड एज सेमिनल फ्लूइड. सेमिनल वेसिकल secrete a fluid which mixes with sperm and that fluid is called as seminal fluid. इस सेमिनल फ्लूइड के 2 फंक्शन रहते हैं. ये जो फ्लूइड है ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है. ये स्पर्म को क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन. और दूसरा ये इसको मोटिलिटी का मीडियम प्रोवाइड करता है. मतलब इसके कारण लिक्विड सा मीडियम हो जाता है जिसके अंदर स्पर्म आराम से अपनी लैशिंग मूवमेंट शो कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. समझ गए आप? अब जो स्पर्म है, स्पर्म और ये फ्लूइड, जैसे ये फ्लूइड हो गया सेमिनल वेसिकल से जो आया सेमिनल फ्लूइड, और इसके अंदर हो गए स्पर्म्स, इसको हम इकट्ठे मिलाते हैं सीमेन. दिस इज कॉल्ड एज सीमेन. अब ये जो सीमेन है ये यहां से जब पास होता है तो यहाँ पे कॉमन डक्ट बन जाती है जो कि वास डिफरेंस और यूरेथ्रा से मिलकर बनती है. यूरेथ्रा, और आप कह सकते हो यूरेथ्रा, जिसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ. जैसे ये आपके पास इज लोकेटेड इन स्क्रोटम, इस पे ये एपिडाइडमस हो गया. दिस इज वास डिफरेंस. ये जो वास डिफरेंस मूव कर रही है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, which combines with this duct and form a common duct, which is, this is a common duct actually.
ठीक है, और ये कॉमन डक्ट के थ्रू एक्सक्रीट कर सकते हैं यूरिन भी. दिस इज अ डक्ट विच इज मेंट टू एक्सक्रीट यूरिन और सिक्रीट सेमेन. तो दोनों चीजों का काम यहां से हो सकता है. The man can excrete urine also from this common duct and can secrete semen also from this duct. ठीक है, बाकी इसमें ये लेबलिंग आप देख रहे हो रेक्टम और एनस, ये आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है. तो देखते हैं जो जो हमने लेबलिंग पढ़ी है उनके हम फंक्शंस देखते हैं दोबारा. उससे पहले हम एक स्पर्म का डायग्राम देख लेते हैं जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास हेड होता है, मिडल पीस होता है और टेल होती है. हेड के अंदर न्यूक्लियस है, टिप पे एक पार्ट है जिसको हमने एक्रोसोम बुलाया. दिस इज गोइंग टू रिलीज अ लाइजिंग एंजाइम, जो कि मैंने आपको बताया कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा तो ये एग की वॉल को लाइज करने के लिए एंजाइम एक्रोसोम से निकलता है. माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में जो स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी देगा और टेल लैशिंग मूवमेंट्स शो करेगी जिसके कारण स्पर्म्स मोटाइल है. और ये जो कवरिंग है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब हम इन फंक्शंस को लिस्ट कर लेते हैं जो हमने पढ़े हैं. सबसे पहले आपने पढ़ा टेस्टिस. सो टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम बॉडी इनटू अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम. टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म बनाना, जो कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विच इज मेल सेक्स हार्मोन हेल्प करता है स्पर्म फॉर्मेशन में. दिस अकर इन टेस्टिस. उसके बाद हमने पढ़ा ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस है, इसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्रोटम. स्क्रोटम एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस है एंड इट प्रोवाइड 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर, जो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जरूरी है. स्पर्म फॉर्मेशन को हम एक और नाम से बुला सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, स्पर्मेटो मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन. उसके बाद हमारे पास है एपिडाइडमस. ये जो पार्ट हमने पढ़ा था जो कि टेस्टिस के ऊपर है, इसका काम है स्पर्म को स्टोर करना टेम्परली. फंक्शन इज टू स्टोर स्पर्म टेम्परली. फिर हमने पढ़ा था ये डक्ट जो यहां से जा रही है, दिस इज वास डिफरेंस. इसका काम है टू कैरी दी स्पर्म्स. फिर हमने पढ़ा यहाँ पे ग्लैंड है विच इज कॉल्ड एज सेमिनल वेसिकल. इस ग्लैंड का काम है इसमें फ्लूइड मिक्स करना जिसको हमने क्या बुलाया, सेमिनल फ्लूइड. तो ये हो गया सेमिनल फ्लूइड और इसके अंदर हो गए स्पर्म्स. तो स्पर्म्स और सेमिनल फ्लूइड को हम मिलकर क्या बुलाते हैं, सीमेन. इस फ्लूइड का काम है मोटिलिटी का मीडियम प्रोवाइड करना स्पर्म को और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. So this is semen. Then we have common duct. Common duct is formed from urethra and vas deferens. जो यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है और वास डिफरेंस जो कि टेस्टिस से स्पर्म को लेकर आ रही है, दोनों के मिल जाने से एक डक्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन डक्ट. यहां से यूरिन भी एक्सक्रीट हो सकता है और सेमेन भी सिक्रीट हो सकता है. सो दिस इज व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास होते हैं जो फीमेल गोनाड है, वो क्या है, ओवरीज. सो अ पेयर ऑफ ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स. एक पेयर होता है पूरा, तो 2 ओवरीज इस तरीके से प्रेजेंट होती है. ये जो आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं फिम्ब्री. दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्री. फिम्ब्री लीड्स इनटू दिस ट्यूब. ये जो ट्यूब देख पा रहे हो, दिस ट्यूब इज ओविडक्ट और ऑल्सो कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. इस ट्यूब को आप क्या बुला सकते हो, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब. दिस इज फेलोपियन ट्यूब. ये जो आप ट्यूब देख रहे हो, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूट्रस. और यूट्रस के अंदर ये जो डार्क पिंक कलर में आपको दिखाई हुई है, यूट्रस की वॉल दिखाई हुई है, यूट्रस की लाइनिंग दिखाई हुई है. दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो जगह है, दिस इज cervix which is called as cap of vagina, and this part is vagina which actually receives the sperm. The
sperms from the male during the act of copulation. When there is a mating of male and female, this vagina actually receives the sperm, and this part is the opening of vagina. अब हम इनके फंक्शंस दोबारा से लिस्ट कर लेते हैं. ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं एंड देयर फंक्शन इज एग प्रोडक्शन. ठीक है, ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज में ही तो एग बन रहे हैं, और विच इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन. फेलोपियन ट्यूब जो कि हमने बात करी, जिसको मोविडक्ट भी कहते हैं, दिस इज अ ट्यूब विच रिसीव्स द एग. ये जो एग बनता है, चाहे इस ओवरी में चाहे इस ओवरी में, वो एग रिलीज होकर कहां पे आता है? इस ट्यूब में, विच इज कॉल्ड एज फेलोपियन ट्यूब. सो फेलोपियन ट्यूब इज अ ट्यूब दैट रिसीव्स द ओवम. यूट्रस जो कि हमने बात करी, दिस होल इज यूट्रस. ये एक सैक है जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होता है. मतलब जैसे यहाँ पे एग बन गया, फ्यूजन हो गई, अगर बाई चांस जाइगोट बन गया, तो जाइगोट यहीं पे फिक्स होता है, विच टर्न्स इनटू एम्ब्रियो. और पूरा डेवलप फीटस कहाँ पे बनता है? बच्चा कहाँ पे आप कह सकते हो ग्रोथ होती है उसकी बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर? यूट्रस के अंदर. तो यूट्रस जो होता है वो एक सैक होता है जहां पे बेबी डेवलप होता है. देन वी हैव सर्विक्स, विच इज कैप ऑफ वेजाइना. And vagina is the outer exposed part of female reproductive system, which actually receives the sperms. अब जो एग बनता है, ठीक है, अब जो एग बना है, या आप कह सकते हो जो ओवम बना है, उसके दो फेट है. मतलब उस एग की किस्मत दो है कि उसके साथ क्या एक्ट होगा. सो द फेट ऑफ द एग इज टू. या तो वो फर्टिलाइज होगा, आइदर इट इज गोइंग टू गेट फर्टिलाइज और इट विल रिमेन अनफर्टिलाइज, या वो फर्टिलाइज नहीं होगा. तो जो ये एग बनता है, इसके दो फेट है, आइदर इट विल गेट फर्टिलाइज और इट विल रिमेन विदाउट गेटिंग फर्टिलाइज. तो अभी हम इसका फर्टिलाइज वाला एक्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर एग फर्टिलाइज होता है तो किस तरह की एक्टिविटीज होती है और क्या होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन में, उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास. तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? जब भी, अगर चाहे फर्टिलाइजेशन होनी है चाहे फर्टिलाइजेशन नहीं होनी, ठीक है, जो एग बना है ओवरी के अंदर, पहली बात तो ये है कि जो ओवरी में एग की जो प्रोडक्शन है वो 13 इयर्स से स्टार्ट हो जाती है. इट अकर्स एट द एज ऑफ 13. फीमेल्स के अंदर 13 इयर्स की एज से एग प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. कितने से? 13 इयर्स ऑफ एज से एग प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. अगर एग एक महीने एक ओवरी में बन रहा है, लेफ्ट ओवरी में बन रहा है, तो नेक्स्ट मंथ वो राइट ओवरी में बनेगा. एग्स बहुत सारे बन रहे हैं दोनों ओवरीज पे, पर बात क्या हो रही है? मैच्योर्ड एग की. तो अगर एक जो एग, अगर सपोज इस मंथ जो एग मैच्योर हुआ वो लेफ्ट ओवरी से हुआ, तो जो नेक्स्ट एग अगले मंथ का एग है वो राइट ओवरी से मैच्योर होगा. अब समझ गए? मतलब जो मेच्योरिटी ऑफ एग है वो ऑल्टरनेटिवली होती है दोनों ओवरीज से. एक मंथ इस ओवरी से, दूसरे मंथ दूसरी ओवरी से. तो जहां से भी एग मेच्योर होगा, चाहे लेफ्ट ओवरी से चाहे राइट ओवरी से, तो चाहे फर्टिलाइजेशन होनी है या नहीं होनी, एग मेच्योर होने के बाद अपने आप कहां पे आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में. इस रिलीज को, मतलब एग के ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में आ जाने को हम क्या बुलाते हैं? ओव्यूलेशन. ठीक है, तो चाहे फर्टिलाइजेशन होनी है या नहीं होनी, 13 इयर्स ऑफ एज से फीमेल्स के अंदर हो रहा है कि एग बन रहा है, और एग जब बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, इट इज रिलीज्ड इन द फेलोपियन ट्यूब, which is called as ovulation. So what is ovulation? It is a release of ovum from ovary into fallopian tube. और जैसे ही ओव्यूलेशन होती है, उसका एक साइड इफेक्ट समझ लो आप, कि जो हमारी यूट्रस की वॉल है वो थिक होनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर थिकनिंग्स आनी शुरू हो जाती है. सो विद द ओव्यूलेशन, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल टेक प्लेस. सो ओव्यूलेशन हर मंथ होता है और प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाता है. मतलब एट एज ऑफ 13 प्यूबर्टी समझते हो ना आप, व्हेन द ऑर्गेनिज्म बिकम सेक्सुअली मैच्योर. तो फीमेल्स जब सेक्सुअली मैच्योर होती है, जब उनके अंदर एग बनता है, वो कौन सी एज है? प्यूबर्टी एज इज 13. सो 13 इयर्स की एज से एग बन भी रहा है और ओव्यूलेशन हो भी रही है. अब
अगर उसका जो एग का फेट है वो फर्टिलाइजेशन होना है तो ओव्यूलेशन के बाद ये सारी इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। तो पहली इवेंट है हमारे पास कॉप्यूलेशन। सपोज ओव्यूलेशन हुई है और कॉपुलेशन हो जाती है। व्हाट इज कॉपुलेशन? इट इज द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, एक ऐसा एक्ट जो मेल और फीमेल मेट करते हैं आपस में, और एज अ रिजल्ट जो मेल है वो अपने स्पर्म्स फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉपुलेशन। सो व्हाट इज कॉपुलेशन? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, दैट मीन्स मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, the sperm of male is injected into the female's vaginal tract. जो वेजाइना के अंदर सेमन की सिक्रीशन होती है उसके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, पर कुछ स्पर्म्स तो आप कह सकते हो इतने मेच्योर ही नहीं होते, वो मर जाते हैं। कुछ स्पर्म्स मोटाइल नहीं होते, वो भी बेकार हो जाते हैं। कुछ स्पर्म्स फीमेल वेजाइनल ट्रैक पे जब टच होते हैं तो फीमेल वेजाइनल ट्रैक का जो पीएच होता है उनको सूट नहीं करता, वो तब आप कह सकते हो कि डेड हो जाते हैं। तो कुछ ही स्पर्म्स है जो एक्चुअली में वेजाइनल ट्रैक के अंदर तक पहुंच पाते हैं, और उसमें से भी एक ही स्पर्म होता है विच इज कैपेबल ऑफ लाइजिंग और फर्टिलाइजिंग दी ओवम, और बाकी जो स्पर्म्स है वो फीमेल वेजाइनल ट्रैक में डीजेनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब सपोज एक स्पर्म फीमेल वेजाइनल ट्रैक के अंदर एंटर हो गया और वो मूव करके चला गया। जैसे मैं एक फिगर बना के दिखाती हूँ आपको यहाँ पे। सपोज ये हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास यूट्रस है इस तरीके से। तो जो स्पर्म है वो मूव करके यहाँ पे एग है हमारा, यहाँ पे चला गया और इट मेट्स विद द ओवम। ओवम एक्चुअल में कहाँ पे है? फेलोपियन ट्यूब में ही ना। तो स्पर्म को मूव करके कहाँ जाना है? फेलोपियन ट्यूब में ही जाना है। तो जो ये फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग होती है जिसको फर्टिलाइजेशन हम बुलाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो स्पर्म है इट इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस एग, और यहाँ से एक्रोसोम से एंजाइम निकलेगा जो इसको लाइज कर देगा वॉल को, और इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे और इससे एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो ये जो फ्यूजन होती है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये कहाँ होता है? इट अकर्स इन दिस ट्यूब्स दैट इज फेलोपियन ट्यूब। और एज अ रिजल्ट फर्टिलाइजेशन का हम डिस्कस कर चुके हैं, हमेशा क्या होता है? जाइगोट। अब जब जाइगोट बन जाता है, ये जाइगोट, जैसे यहाँ पे हम एक बार दोबारा से फिगर बना लेते हैं, ये जाइगोट मूव करता जाएगा। सपोज ये आपके पास जाइगोट बन गया है, दिस इज नॉट एग, ये फ्यूज्ड एग है, मतलब ये जाइगोट बन चुका है। ठीक है, तो ये जाइगोट मूव करता जाएगा, इसका साइज बड़ा होता जाएगा और फाइनली इट विल गेट फिक्स इन द यूट्रस वॉल। जो यूट्रस की वॉल है ये उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यूट्रस ही तो वो जगह है जहां पे बेबी ने डेवलप होना है। तो इसने ऑब्वियसली ये जो जाइगोट है इसका फेट क्या रहेगा? ये मूव करेगा, साइज में बड़ा होगा और यूट्राइन वॉल के अंदर फिक्स हो जाएगा। तो कुछ दिन लगते हैं, जाइगोट बनने से कुछ दिन लगते हैं इसको इम्प्लांट होने में, इसको फिक्स होने में, और इस एक्ट को हम इम्प्लांटेशन बुलाते हैं। ठीक है, विच इज फिक्सिंग ऑफ जाइगोट इनटू यूट्राइन वॉल। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो ये जाइगोट डेवलप हो रहा है। डेवलपिंग स्टेज वाले जाइगोट को हम एम्ब्रियो भी बुला लेते हैं। अब ये एम्ब्रियो आप देखो यूट्रस की सेल्स के अंदर अपने आप को इम्प्लांट कर रहा है, इसकी कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये कनेक्शंस इसलिए बनते हैं क्योंकि इनके कनेक्शंस को ही हम प्लेसेंटा बुलाते हैं। मतलब एक ऐसा टिश्यू जो सिर्फ टेम्पररी फॉर्म हुआ है, सिर्फ तब तक जब तक इम्प्लांटेड है, जब वहां पे आप कह सकते हो एम्ब्रियो आगे फीटस में डेवलप हो रहा है, बच्चा डेवलपिंग स्टेज पे है, सिर्फ तब तक के लिए टिश्यू बनता है जिसका काम होता है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। देखिए डेवलप, आप जाइगोट एम्ब्रियो फीटस में कंफ्यूज नहीं हुईगा, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जाइगोट वो सेल था जो बिल्कुल फ्यूजन के बाद बना। जाइगोट के बाद जब वो डेवलपिंग स्टेज में आ गया उसको हमने एम्ब्रियो बुला दिया। एम्ब्रियो के बाद जब उसके अंदर कुछ नैन नक्श वगैरह फीचर्स ऑर्गन्स हमें दिखने लगे तो हमने उसको फीटस बुला दिया, और जब वो डिलीवर हो गया तो हमने उसको बेबी बुला दिया। ठीक है, तो एक ये टेम्पररी फॉर्म टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन देगा एम्ब्रियो को, या आप कह सकते हो डेवलपिंग जाइगोट को। आप ये देख पा रहे हो ये जो चीज है दिस इज प्लेसेंटा, जो कि बच्चे के अंदर प्रिजिस्ट करती है एज अम्बिलिकल कॉर्ड। आपने देखा होगा कि जो नेवल होता है, नेवल के साथ नेवल वाली जगह से एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो बच्चे के पैदा होने पे काटी जाती है, दैट इज एक्चुअली प्लेसेंटा, जिससे मदर का न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। नाउ the child is going to, or you can say not child exactly, the fetus or an embryo is the correct word. It is going to remain in the uterus and that period is called as gestation period.
ये पीरियड वो पीरियड है जिसके अंदर जाइगोट एक फुली ग्रोन फीटस में डेवलप हो जाएगा. आप देखिए जाइगोट ये था, है ना, दिस वाज जाइगोट जिसके अंदर सेल था, और ये क्या है, फीटस, जिसके अंदर आपको सारे ऑर्गन्स, आप क्लियरली बता पा रहे हो कि ये बच्चा है. ठीक है, और ये जेस्टेशन पीरियड हर ऑर्गेनिज्म में अलग होता है. जैसे हम ह्यूमंस में ये पीरियड होता है 9 months का. एग्जैक्टली इट इज 9 months 9 days. ठीक है, जिसके अंदर जाइगोट एक फुली ग्रोन फीटस के अंदर डेवलप हो जाता है. दिस इज जेस्टेशन पीरियड. उसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन. जब ये पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो ये जो फुल्ली ग्रोन बेबी है ये मदर्स बॉडी से इस तरीके से डिलीवर हो जाता है, और ये जो प्लेसेंटा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड आप देख रहे हो ये काट रहे हैं, इसको काट दिया जाता है क्योंकि अब बेबी को न्यूट्रिशन मदर के साथ वो कनेक्शन तो नहीं रहेगा ना, तो अब तो एक्सटर्नल फीड लेगा वो, तो विच ये अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं. सो दिस प्रेजिस्ट एज नेवल इन दी चाइल्ड. सो दिस इज व्हाट इज द पार्चुरेशन. तो आप समझ गए कि किस तरह से बेबी अगर पैदा होता है तो कैसे कॉपुलेशन, फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, ये कौन कौन सी स्टेजेस होती है जिसके थ्रू एक बच्चा पूरा डेवलप होकर डिलीवर हो जाता है. अब दूसरा फेट था हमारे पास एग का कि वो फर्टिलाइज नहीं होने वाला. इट इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड. इट इज नॉट गेटिंग फर्टिलाइज्ड. तो उसका फेट क्या रहता है, उसका फेट होता है हमारे पास मेंस्ट्रुएशन. अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा 12 से 13 साल के बीच में प्यूबर्टी होती है, मतलब दी फीमेल बिकम सेक्सुअली मेच्योर, उनमें एग प्रोडक्शन, ओवम की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. ये भी हमने पढ़ लिया. यूजुअली 1 ova इज रिलीज इन द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, और आफ्टर 28 days, देखिए मैं आपको बताती हूँ, इस ओवरी के अंदर एग बनने के लिए 1 से 14 दिन का टाइम लगता है. अगर हम मंथ को लेकर चलते हैं, सपोज हम फर्स्ट से लेकर चलते हैं, तो 1 से 14 दिन तक ओवरी के अंदर एग बनने का टाइम लगता है. 14th डे जो एग है वो रिलीज हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, जिसको आप क्या बुलाते हो, ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन कौन से दिन होती है, 14th डे होती है. 14th डे से आने वाले 14 डेज तक, 14 डे रिलीज हुआ प्लस 14 डे और ये यहीं पे रहता है. एंड इट एक्चुअली इसके अंदर आप कह सकते हो साइज इसका बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल रेप्लिकेट करता है, तो ये वेट करता है टू गेट फर्टिलाइज्ड, मींस इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ टू गेट फर्टिलाइज्ड. और हमने ये भी पढ़ा था कि ओव्यूलेशन जैसे ही होता है तो ये यूट्रस की वॉल थिक होने लगती है. ऑलमोस्ट नॉर्मल यूट्राइन वॉल 10 टाइम्स अपने नॉर्मल यूट्राइन वॉल से 10 टाइम्स थिक हो जाती है ये वॉल ओव्यूलेशन होते ही. तो इसका मतलब 14 डे अगर ओव्यूलेशन हुई तो 14 से लेके आने वाले 14 डे तक ये यूट्रस की वॉल थिक होती रहेगी, और ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 10 टाइम्स थिक हो जाएगी, और इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई इसके अंदर हो जाएगा. अब अगर 14th डे तक, मतलब 14 प्लस 14 हमने किया ना, तो 28th डे तक अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता तो जो ये थिकन्ड वॉल है यूट्रस की और ब्लड वेसल्स की, ये सब टूट जाएगी एंड इट विल ब्लीड आउट फ्रॉम वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, मेंस्ट्रुएशन. तो ये सारी वेसल्स, जो सारी आप कह सकते हो, जो एग भी यहाँ पे पड़ा हुआ है वो, प्लस ये ब्लड, ये जो यूट्रस थिकनिंग, ये ब्लड वेसल्स, ये सब टूट जाएगी एंड इट विल ब्लीड थ्रू वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. ये ब्लीडिंग 3 से 7 डेज तक भी प्रेजिस्ट करती है. ठीक है, सो दिस हैपन एवरी मंथ इन अ फीमेल. आप समझ गए ना, 1 से 14 दिन डेवलपमेंट का, 14th से 28th डे तक ओव्यूलेशन हो चुकी है, और ओव्यूलेशन के बाद थिकनिंग हो रही है ब्लड वेसल्स, और फिर 28th डे सब कुछ ब्लीड आउट हो रहा है through vagina, and this is menstruation, and this bleeding lasts for 3 to 5, or you can write 5 to 7 days. These number of days actually vary from female to female. So it occurs 14 days after ovulation, 3 to 5 days हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन के बाद यूट्राइन वॉल फिर से बिल्डअप होने लगती है, और तब तक जब तक एक नेक्स्ट ओवम को वो रिसीव नहीं कर लेती. So this cycle of menstruation is repeated after every 28 days. तो ये हमने एक
बनाया है, जैसे फर्स्ट से 14 डे, उसके बाद ये जो हमारे पास डेज है ये हमारे फर्टिलिटी फेज है, मतलब इसके अंदर जो एग है वो इतना मेच्योर है कि अगर फर्टिलाइज होगा तो बेबी होने का चांस रहता है। तो इसमें हमारे पास दो टर्म्स है, मेनाकी और मेनोपॉज। मेनाकी हमने उस स्टेज को कहा है जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है फीमेल्स में, मतलब 12 to 13 ईयर ऑफ एज। और मेनोपॉज जबकि ये जो मेंस्ट्रुएशन का एक्ट है ये स्टॉप हो जाता है विच अकर अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होने का मतलब है कि ओवम बन ही नहीं रहा है, और ओवम अगर किसी के अंदर नहीं बन रहा है लाइक 50 इयर्स ऑफ एज, तो इसका मतलब उनका फर्टिलिटी पीरियड भी खत्म हो गया, वो बच्चे आगे पैदा नहीं कर सकते। अब हमारे पास है पॉपुलेशन कंट्रोल, कि हम पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है डे बाय डे, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अराइज हो रही हैं, तो पॉपुलेशन को ऑब्वियसली हमें कंट्रोल करना जरूरी है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है हमारे पास बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम कुछ डिवाइसेस का यूज करते हैं लाइक कॉन्डम्स एंड ऑल, जिसका काम है वो स्पर्म्स और एग को मिलने से रोकते हैं। सो दीज आर द डिवाइसेस विच एक्चुअली प्रिवेंट द मेटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम। दूसरे मेथड्स है हमारे पास केमिकल मेथड्स, इनके अंदर हम पिल्स का यूज करते हैं, मतलब मेडिसिन का यूज करते हैं। ये पिल्स ओरल भी हो सकती हैं, ये पिल्स वेजाइनल भी हो सकती है, मतलब मुंह से खाने वाली पिल्स भी हो सकती हैं और वेजाइना के अंदर रखने वाली पिल्स भी हो सकती हैं। चाहे ओरल पिल्स हो चाहे वेजाइनल पिल्स हो, इनका काम होता है स्पर्म को आपके फर्टिलाइज करने से रोकना, या मतलब आप कह सकते हो स्पर्म्स को मारना। तो जो ओरल पिल्स होते हैं उनके अंदर कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को रोकते हैं, और वेजाइनल पिल्स के अंदर एक केमिकल्स होते हैं स्पर्मिसाइड्स जो स्पर्म्स को मारते हैं। तो दोनों ही तरह से ये आप कह सकते हो जाइगोट बनने के लिए रोकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो। तीसरा मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड, जो कि इसमें सर्जरी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेल्स के अंदर इसको हम बुलाते हैं वेसिकोटॉमी। इसके अंदर क्या होता है, जो मेल्स की वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है, और कट करके लाइगेट कर दिया जाता है, गांठ बांध दी जाती है, उसको कट कर देते हैं और फिर वहां से उसको गांठ मार देते हैं, ताकि जो स्पर्म्स हैं अगर प्रोड्यूस भी हो तो क्योंकि वो बीच में से लाइगेटेड है तो वो आगे मूव नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेसिकोटॉमी। फीमेल्स में यही सर्जिकल मेथड को हम बुलाते हैं ट्यूबिकोटॉमी। उसमें क्या करते हैं, उनकी फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर देते हैं और फिर लाइगेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एग अगर बना भी है लेकिन स्पर्म यहां से आगे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए उनकी मेटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारे पास एक डिवाइस भी होता है IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉपर टी। इसमें क्या करते हैं, सर्जरी से कॉपर टी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट टाइप सा होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इसको सर्जरी से यूट्रस के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। इसके कारण क्या होता है, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती। अब अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्लेसेंटा, जेस्टेशन पीरियड, वो सारी इवेंट्स खत्म हो जाएंगी, तो बच्चा नहीं बन पाएगा। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल पॉपुलेशन। और ये जो कॉपर टी वाला डिवाइस है ये रिमूवेबल भी होता है, आप जब चाहो इसको रिमूव भी करा सकते हो। अब हमारे पास है STDs, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो STDs आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डिजीज की, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, गोनोरिया, सिफाइलस, ये सब STDs है। अगर हम एड्स की बात करें, एड्स किससे होता है, एक वायरस से होता है, HIV, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इट इज कॉज्ड बाय HIV, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक फेटल डिजीज है, इससे डेथ भी हो सकती है। और इसमें होता क्या है कि पर्सन का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि अगर एक छोटा सा फ्लू करने वाला वायरस भी उनके अंदर एंटर कर रहा है तो वो उनके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि दे आर मोर प्रॉन टू मोर इन्फेक्शंस, और वो इन्फेक्शंस भी सारी फेटल हो सकती है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, दे आर मोर प्रॉन टू इन्फेक्शंस। अब हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है ना, कि इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ना ही इसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन होती है, जो भी आपने पढ़ लिया है कि दिस थिंग फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एग, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लोन होता है पेरेंट का, ठीक है। तो ये फीचर्स हम पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो वी हैव मेनी टेक्निक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिशन का मतलब है, जहां पे भी फिशन का मतलब है जिसके अंदर एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में। ऑफस्प्रिंग मतलब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर टू या उससे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनाता है और जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको हम डॉटर सेल्स के नाम से बुलाते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है। इसके अंदर कुछ आप कह सकते हो कि कुछ फिनोमिना हुआ, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई कि जिससे आप ये देखिए कि आपको ये सेकंड दे रखा है न्यूक्लियस डिवाइड, यहाँ पे न्यूक्लियस एक है, यहाँ पे न्यूक्लियस दो बन गए हैं। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हुआ, ये लिक्विड, एक कंस्ट्रिक्शन अपीयर हो रही है और फाइनली आप देख पा रहे हो कि आपके पास 2 डॉटर सेल्स आ गए। और ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं, आप इनमें से डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं कर सकते हो कि कौन सा ये ओरिजिनल पेरेंट सेल है और कौन सा न्यू ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं फिशन को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास एक टाइप होता है फिशन का, टाइप बाइनरी फिशन। तो बाइनरी फिशन एक ऐसा टाइप है जिसमें 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। बाय का मतलब क्या है? 2। तो बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ फिशन in which the parent organism split into 2 daughter cells। तो ये किस तरीके से होता है? सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है अमीबा का, ठीक है। तो आपको पता है अमीबा की ऐसी शेप होती है, अमीबा एक इरेगुलर शेप बॉडी होती है। ये अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला आप देख पा रहे हो ये अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है। तो क्या होता है, पहले जो अमीबा है इट ग्रोज इन साइज, ये साइज में ग्रो करता है। इट ग्रोज, हम यहां लिख लेते हैं, अमीबा फर्स्ट ग्रोज इन साइज, ठीक है। फिर उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है। ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो इट डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। देन एक कंस्ट्रिक्शन अपीयर होती है। कंस्ट्रिक्शन आप समझ रहे हो ना, कि जो ये अमीबा ये साइज में इतना बड़ा हो गया कि इसके बीच में एक डिमार्केशन सी आपको दिख रही है, ये कंस्ट्रिक्शन अपीयर, जिसमें न्यूक्लियस अलग अलग चले जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है। और फाइनली ये कंस्ट्रिक्शन यहां से टूट जाती है और 2 डॉटर सेल्स हमारे पास बन जाते हैं। सो फर्स्ट इट ग्रोज, देन न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड्स, कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स, followed by the division of cytoplasm, and then finally the 2 daughter cells are formed। ऐसे ही हमारे पास फिशन का टाइप है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब है मेनी। तो यहां पे जो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म will divide to form many daughter cells। It will divide to form many daughter cells। तो यहां पे जैसे कि आपने अमीबा देखा, जो अमीबा है आपके पास, अमीबा इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फिशन, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक पेरेंट सेल होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब अगर हम मल्टीपल फिशन देखना चाहते हैं तो देखते हैं। अब जैसे कि हमने बात करी कि मल्टीपल फिशंस के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब एक पेरेंट सेल होता है और ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड करके, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके बहुत सारे मेनी डॉटर सेल्स फॉर्म कर देता है। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिशन इज सीन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से तो आप फैमिलियर होंगे। प्लाज्मोडियम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कॉज एक्चुअली मलेरिया। आपको पता है इट इज अ मलेरियल पैरासाइट। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसका जो डिवीजन है जिससे ये एक से बहुत सारे बन जाते हैं, दैट इज मल्टीपल फिशन। आप देखिए कैसे, जैसे ये प्लाज्मोडियम हमारे सेल के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, किसी तरीके से हमारी बॉडी सेल में ये इन्फेक्शन हो गया। नाउ
इट डिवाइड्स रेपिडेटली, इसके जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करते हैं एंड इट फॉर्म सो मेनी डॉटर सेल्स। ये सारे इतने सारे एक प्लाज्मोडियम से आप देखिए कितने सारे डॉटर सेल्स बन गए, क्योंकि इसके न्यूक्लियस ने रेपिडली डिवाइड किया अपने आप को। फिर उसके बाद ये जो आउटर कवरिंग बन जाती है, दिस आउटर कवरिंग इज सिस्ट। ये भी क्या है? सिस्ट। सिस्ट एक ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो आप कह सकते हो अनफेवरेबल कंडीशन जब होती है तो ये एक सिस्ट डेवलप कर लेते हैं, एक कवरिंग डेवलप कर लेते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करती है उस अनफेवरेबल कंडीशन से। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है और ये रिलीज हो जाते हैं। तो जब ये डिवाइड करके ऐसे रिलीज हो जाते हैं, इनको हम एक टर्म से बुलाते हैं मेरोजॉइट्स। दे आर कॉल्ड एज मेरोजॉइट्स। नाउ दे आर रेडी टू इन्फेक्ट डिफरेंट बॉडी सेल्स। तो इस तरह से आपने देखा कि एक पेरेंट सेल कितने सारे डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया। तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को हम क्या बुलाते हैं? मल्टीपल फिशन। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है बडिंग। नेक्स्ट मेथड इज बडिंग। बडिंग एक ऐसा मेथड है जैसे कि ये आपके पास पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म में एक छोटी सी आउटग्रोथ अपीयर होती है। अ स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ये आउटग्रोथ डेवलप होकर एक बड बना लेती है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दिस इज अ बड एक्चुअली। और ये बड ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक टाइनी ऑर्गेनिज्म में, और इसमें ये एक आप कह सकते हो कि हमें लग रहा है कि ये फुली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म बन चुका है। तो जब ये बड पूरी फुली फॉर्म्ड की तरह बन जाती है, ये पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है और फिर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। जैसे कि ये पूरा आपने हाइड्रा के अंदर देख ही लिया है। ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रा की बॉडी है और ये हाइड्रा के टेंटिकल्स है। ये हाइड्रा की इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। तो पहले एक स्मॉल आउटग्रोथ अपीयर हुई जो कि ट्रांसफॉर्म होगी बड में। ये और ग्रो हो गया। जब बड हमें लगा फुली ग्रो हो गया, एक ऑर्गेनिज्म जैसे फीचर्स आ गए उसके अंदर, ये डिटैच हो गया और फेवरेबल कंडीशन में एक नया ऑर्गेनिज्म इसने बना दिया। पास एक टेक्निक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है? स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली हमें फंजाई के अंदर दिखती है। स्पोर फॉर्मेशन हमें किसके अंदर दिखती है? फंजाई के अंदर। फंजाई के स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम भी बुला लेते हैं। फंजाई के स्ट्रक्चर को हम क्या बुला लेते हैं? माइसीलियम। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से, और इसके ऊपर इस तरीके का। तो ये जो नीचे की तरफ देख रहे हो आप, ये एक रूट की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्टोलन। दिस इज कॉल्ड एज स्टोलन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में हम इसको बुलाते हैं स्पोरेंजियम। दिस इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और इस पूरे को आप माइसीलियम भी कह सकते हो, आप इसको स्पोरेंजियोफोर भी बुला सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि एक स्टॉक है, एक स्पोरेंजियम है, नीचे स्टोलन है और इसके बीच में माइन्यूट सेल्स क्या बने हुए हैं? स्पोर्स। अब पहले तो ये स्पोर्स यहाँ पे बनते रहते हैं। जब ये स्पोर्स फुली फॉर्म्ड हो जाते हैं फिर ये शेड ऑफ हो जाते हैं, और जहां जहां पे ये गिरते हैं, इनको फेवरेबल कंडीशन जिनको मिलती है, दे अगेन फॉर्म अ न्यू स्पोरेंजियोफोर। ऐसा ही स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशन इज दैट इन विच अ पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस मेनी माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स which when fully developed are shed off and under favorable conditions they develop into a new organism. तो एग्जाम्पल आपने कर ही लिया है फंजाई। फंजाई का स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम की जगह आप स्पोरेंजियोफोर भी कह सकते हो। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन हम देखते हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करके, जैसे कि रूट्स, बड्स, stems and leaves, we can form new plants. So the formation of new individuals by vegetative parts of plant is called as vegetative reproduction. अब vegetative reproduction natural भी हो सकती है और artificial भी हो सकती है। देखते हैं कैसे। जो natural vegetative reproduction है, इसके अंदर क्या रहता है कि a portion of parent plant अपने आप डिटैच हो जाता है और ये जो डिटैच पोर्शन है, इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट।
तो आप रूट्स को किसी प्लांट की स्टेम को, लीव्स को यूज करके आप एक नया प्लांट बना सकते हो. लाइक इट कैन बी थ्रू रूट्स, एग्जाम्पल इन स्वीट पोटैटो, डेलिया, इट अकर्स थ्रू रूट्स. स्टेम के थ्रू जैसे कि पोटैटो, बनाना, लीव्स के थ्रू लाइक ब्रायोफाइलम, बेगोनिया. तो इनसे आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हो एक नेचुरल टेक्निक से. अब अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक्स है लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. इन टेक्निक से हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर सकते हैं. देखते हैं कैसे. पहला है हमारे पास लेयरिंग. लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक प्लांट की साइड ब्रांच को एक्सटेंड करते हैं और उसको आप कह सकते हो कुछ दिन के लिए बरी कर देते हैं मड के अंदर. तो जो पोर्शन आपने बरी किया है उसमें से अपने आप कुछ दिन में रूट्स निकल आती है. फिर आप इसको डिटैच कर लेते हो और इसको एज अ न्यू प्लांट प्रोपगेट कर देते हो. तो हम इस पे लिख सकते हैं इन दिस द साइड ब्रांच इज एक्सटेंडेड and a portion of it is buried into a mud and it is left for few days. In the meantime, the buried portion develop roots, so this side branch is cut and propagated as a other plant. So it forms a new plant under a favorable condition. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो ये मेन स्टेम है. ठीक है, तो आपने क्या किया, इसकी ये रूट्स आपको दिख रही है. टैप रूट होती है जिसके अंदर एक मेन रूट होती है और बाकी साइड ब्रांचेस होती है. अब आपने इसकी एक लेटरल ब्रांच को एक्सटेंड किया और इसको बरी कर दिया. तो आपने देखा छोटी छोटी रूट्स इससे भी निकल आई जिसको आपने क्या बोला, एडवेंटेशियस रूट. इसको हमने कट किया और इसको प्रोपगेट कर दिया एज अ न्यू प्लांट. ऐसे ही हमारे पास है ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो स्टेम है पेरेंट प्लांट की उसको हम कट करते हैं, कॉल्ड एज स्टॉक. जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हो, या मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ. सपोज आपके पास एक प्लांट है, उसको इस सेक्शन में, ओब्लिक सेक्शन में आप कट करते हो, दिस इज स्टॉक. एक अनदर स्टेम आप लेकर आते हो जिसको इसी तरीके से आप काटते हो इस तरीके से और इसको आप यहाँ पे लगाते हो. इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज स्टॉक, राइट. सो इनको जब आप इस तरीके से, इसको हम स्काइन बुलाते हैं. तो जब आप इनको दोनों को इस तरीके से लाते हो और आप इसको यहाँ से बाइंड कर देते हो क्लोथ से, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, तो इसकी भी ग्रोथ होती है और इसकी भी ग्रोथ होती है और फाइनली इनके जो टिश्यूज है वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ सेम वन प्लांट. तो इसको आप कैसे लिखोगे, इन दिस स्टेम ऑफ पेरेंट प्लांट इज कट कॉल्ड स्टॉक and the another cut part of another stem which is called as scion is bought and both are tied together with the help of cloth. Then it is left for few days. In the meantime we see that both of them grows and form a one plant. ऐसे ही हमारे पास एक टेक्निक है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर का मतलब है एक फुली ग्रोन प्लांट का डेवलप होना फ्रॉम आइसोलेटेड प्लांट सेल्स. आपने कुछ सेल्स प्लांट के आइसोलेट कर लिए और उससे एक फुली ग्रोन प्लांट इसमें से डेवलप हो जाएगा. उसको आप क्या बुलाते हो, टिश्यू कल्चर. तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट से हम सेल्स को आइसोलेट करते हैं और उन सेल्स को हम मीडिया में रखते हैं. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से ये सेल्स आइसोलेट किए और इसको हमने मीडिया में रख दिया. मीडिया मतलब एक हमारे पास आप कह सकते हो डिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सब न्यूट्रिएंट्स वगैरह हम कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वहां पे हमने इसको रख दिया. इस मीडिया के अंदर ये पार्ट डिवाइड होता रहा, ये जो सेल्स हैं, और इन्होंने एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स बनाया जिसको हमने क्या बोला, केम्बियम. ठीक है, इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया एंड दे फॉर्म अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैलस. इसको हमने क्या बुलाया, कैलस. अब इस कैलस को आपने एक अलग मीडियम में रखा जहां पे इसको सब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए. तो आपने देखा कि अब ये जो कैलस था इसमें से रूट्स डेवलप हो गई. अब इस कैलस विद रूट को आपने अनदर मीडियम में रखा जहां पे इसको सब फिजिकल कंडीशंस, न्यूट्रिएंट्स आपने सब दे दिए. तो इट डेवलप्स शूट ऑल्सो. तो फाइनली ये हमारे पास एक छोटा सा सीडलिंग बन गया जिसको हमने फिर पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया. तो हम कह सकते हैं
कि टिश्यू कल्चर के अंदर हमने कुछ सेल्स को आइसोलेट किया और फिर उससे हमने एक फुली फॉर्म्ड प्लांट बनाया। इसमें हमने सेल्स पहले लिए, मीडिया में रखे, मीडिया में वो सेल्स ग्रो होते रहे, एक अनऑर्गेनाइज सा मास बन गया जिसको हमने क्या बोला, कैलस। इस कैलस को हमने एक मीडिया में रखा जहाँ पे हमने इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए, इस कैलस में से रूट्स निकल आए। फिर हमने इसको एक अलग मीडिया में शिफ्ट किया जहाँ पे हमने इसको सारी फिजिकल कंडीशंस दी जो प्लांट को चाहिए ग्रो होने के लिए, तो इसकी शूट निकल आई। फाइनली इट फॉर्म्स अ सीडलिंग और इसको फिर हमने पॉट के अंदर एज अ प्लांट शिफ्ट कर दिया। तो आपके पास यही लिखा हुआ है कि देन दिस कैलस is transferred to the media where it is provided with all nutrients. As a result, it develops roots. Then the callus with root is shifted to a media where all necessary physical conditions are provided, where it gives rise to shoot. Finally, इससे हमारे पास seedling आ गया, इसको हमने pot में shift किया, where it grows as a fully grown plant. Now we are going to start with question and answers. So first question is, what harm is caused if testes in males fail to descend in scrotal sac? So if testes fail to descend in scrotal sac, they will not be able to produce sperms and as they will not get suitable temperature. Name any two hermaphrodite animals. Hermaphrodite animals होते हैं which have both the sexes in them. Example is earthworm and octopus. So earthworm and octopus are two hermaphrodite animals. Where does fertilization take place in humans? So in humans, fertilization takes place in fallopian tubes, that is in oviduct. Next we have define syngamy. Syngamy is fusion of male gamete with female gamete in case of plants. That means fertilization in case of plants is called syngamy. Next, name one plant that reproduced naturally by vegetative propagation of leaf and stem. Example is, by leaf it is Bryophyllum and by stem it is rose. Next, what happens to ovule and ovary after fertilization? Ovule forms seed and ovary forms fruit. Next, which group of plants show double fertilization? It is shown by flowering plants, that is angiosperms. Angiosperms are those which have flowers. What happens if the ovum is not fertilized? If the ovum is not fertilized, it gets degenerated along with the thickenings of uterine wall in the form of blood, which is called as menstruation. Next, which vegetable part is used to propagate Bryophyllum? So the part is leaf. Thank you for watching our videos. For more videos, you can subscribe to Success CDs Education. Thank you.